बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पीडीएम का इजलास हुआ और पीडीएम के इजलास के बाद काफ़ी गुफ्तो शनीद होती रही दोनों हलकों में, अपोजिशन में भी और हुकूमती हल्के में भी। लेकिन कुछ देर बाद पीडीएम की खबरें मांद पड़ गई और एक खबर जिसने जगह ली वो ये थी कि मरियम नवाज़ साहिबा के साहबजादे की तकरीब निकाह, जिसमें वो जाने से आ रही हैं, जिस पर उन्होंने ट्वीट की और इस खबर ने पीडीएम की तमाम खबरों की जगह ले ली। क्या ये खबर प्लांटेड थी? क्या ये खबर देने के बाद पीडीएम के तमाम मुहर्रिकात को पसे पुश डालना था? अगर पसे पुश डालना था तो फिर ये कार्रवाई किसकी जानिब से की गई? पीडीएम की खबरों पे उस तरीके से बहस नहीं हो सकी, हुकूमत मुखालिफ बयानिए पे उस तरीके से बहस नहीं हो सकी जिस तरीके से बात होती रही मरियम नवाज के साहबजादे की निकाह की तकरीब की। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, ये खबर कल जो ब्रेक करवाई गई, आपके मुताबिक ये किसी मखसूस एजेंडे के तहत ब्रेक करवाई गई, इस पर शहबाज शरीफ साहब वाला हल्का क्या राय रखता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, बिल्कुल ये ख़बर जो थी ये एक एजेंडे के तहत, एक प्लानिंग के तहत उस वक्त ब्रेक रह गई जब पीडीएम की कॉन्फ्रेंस हुई। पीडीएम के कायदीन ने कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के बाद शहबाज शरीफ ने, आपने पता, उसमें बोले, उसमें मौलाना साहब भी बोले। तो हम टीवी चैनल पे जब ये चलना शुरू हो गया तो अचानक एक ट्वीट आता, उसके बाद ये खबर चलती है। देखें, ये खबर किसको नहीं पता था? ये खबर तो 3 दिन पुरानी खबर थी कि जनाब जुनैद के वहाँ पे निकाह हो रहा है, रस्म निकाह हो रहा है, लंदन में शादी हो रही है, फ़लाँ हो रहा है, सैफ रहमान की बेटी। मैंने तो उस वक्त कह दिया था, आप ज़रा प्रोग्राम निकाल के देख लें, जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन रवाना हुए थे सेहतयाबी के लिए, तो उसी दिन हमने कह दिया था कि ये त्यारा किसने भेजा और त्यारा क्यों भेजा गया। पुराने सहूलतकार, ठीक, बिल्कुल ये सारा कुछ था। अब मामला ये था कि ये जानबूझ के चचा को बताने के लिए कि चचा, आपकी पूरी एक अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपका भरपूर अलामिया, आपका भरपूर अलानिया, दोनों चीज़ें एक तरफ हों और मेरा एक ट्वीट जो है वो सबको खा जाता है। और ऐसे ही हुआ। वो एक ट्वीट इस तरह डिस्कस होना शुरू हुआ और उसमें इतनी मजलूमियत थी उसमें कि जैसे जुल्म की इंतहा हो गई। बल्कि मैंने तो कई जो मुस्लिम लीग नून के बड़े मुतहर्रिक लिखारी भी थे और रहनुमा भी थे, मैं दोनों कह रहा हूँ, लिखारी और रहनुमा दोनों मैं कह रहा हूँ, वो तो यहाँ तक लिखते रहे कि इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। और भाई ये जुल्म ज़रूर था, बाकी कोई जुल्म नहीं कि माँ और बाप शादी में शिरकत ना कर सकें। बेटा तो माँ बाप के पास आके शादी करवा सकता है। अब आगे जाके बताऊंगा ना जनाब, लंदन में शादी क्यों हो रही है, लंदन में निकाह क्यों हो रहा है। जनाब पहले तो इसकी तरफ आते हैं जो आपने कहा। इस मामले पे जाके जब बड़ा होता है तो शहबाज शरीफ की तरफ से बाकायदा रद्द-ए-अमल गया यासर, और रद्द-ए-अमल ये गया कि ये क्या बात हुई। अगर जुनैद का मामला उठाना था तो हम पीडीएम के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उठा सकते थे कि जुल्म और ज़्यादती की इंतहा हो रही है? जब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे भाई की बीमारी पे सियासत ना करे, जब मैं ये कह सकता हूँ कि बीमारी और सेहत के मामले पे सियासत करने वाले पाकिस्तान के साथ और हमारे ख़ानदान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जब मैं ये सारा कुछ कह सकता हूँ, तो ये नहीं कह सकता था कि इससे ज़्यादा जुल्म क्या है कि बेटे की शादी है, पहली शादी है बेटों में, बेटे की, और माँ और बाप दोनों शिरकत नहीं कर रहे। देखिए, ये मैं भी कह सकता था, लेकिन ये आखिरकार उस वक्त पे पत्ता क्यों इस्तेमाल किया गया जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, जब हमने प्रोग्रामों में डिस्कस होना था, जब हमारा एजेंडा प्रोग्रामों में आना था। हुकूमत के खिलाफ एक कंपेन चलनी थी कि यार आज पीडीएम ने ये फैसला कर दिया अचानक। इस पर बाकायदा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नाला है। नाला होने की आपको एक और वजह बता दें, क्या मरियम के ट्वीट के बाद आपको किसी मुस्लिम लीग नून के और बंदे का ट्वीट नज़र आया इस शादी के हवाले से? नहीं है। शहबाज शरीफ का आया? नहीं है। शहबाज शरीफ वो हल्का क्यों ट्वीट करेगा उसका? शहबाज शरीफ कितने करीबी अजीज़ हैं। अब तो यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की जगह शहबाज शरीफ भी सर पे हाथ रखेंगे ना, शहबाज शरीफ सब कुछ करेंगे ना। अगर उन्होंने उसके बाद ट्वीट के बाद कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब ये जुल्म की इंतहा है, ये सारा कुछ है और ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, नहीं कहा ना। अब इसी बात पर भी इनकी आपस में बड़ी सख्त इख्तलाफात हुए हैं। शहबाज शरीफ के करीबी हल्का कहता है जी मरियम जो है वो बाज आने वाली नहीं है। ये जहाँ अगर सियासत सेहत पे हो सकती है तो ये सियासत क्यों हो रही? अब आगे चलते हैं जी। आप ये निकाह आखिरकार इतना ज़रूरी क्यों था कि लंदन में ही होता? सिर्फ इसलिए कि उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब, हसन नवाज, हुसैन नवाज शिरकत करेंगे? आप क्या ख्याल है? सिर्फ ये मामला नहीं था। बात यह है कि जी उसमें कुछ ऐसी शख्सियात शिरकत करेंगे या सर, आपको पता है इन्होंने इस पूरे इवेंट में जो हो रहा है लंदन में, इसमें कैमरा और दीगर वीडियो बनाने की
सख्ती से मना किया कि वही इन्हीं के कैमरामैन होंगे, इन्हीं के वीडियो मेकर होंगे और कोई नहीं होगा। इसलिए कि जनाब उसमें आप ज़रा देखिएगा कि शिरकत किस किस की होती है। ज़रा उसमें यह भी देखिएगा कि वो जो कतरी ख़त आते थे, वो जो कतरी लेटर आते थे, जो कतरी मामलात होते थे, उन कतरी लेटर्स, उन कतरी ख़तों में से कितने लोग हैं जो उसको यहाँ तक सहूलतकार जो यहाँ तक पहुँचाते थे, उनमें से कौन कौन उसमें आ रहा है? वो तो सैफुर रहमान साहब की भी जान पहचान वाले हैं ना भाई। क्यों ना हो, मुझे एक बात बताएं कि किसको नहीं पता कतर एयरलाइन में कौन पार्टनर है, किसके कितने शेयर हैं कतर एयरलाइन में? किसको नहीं पता कि किसके पैसे कतर के अंदर हो या किसी और मुल्क के अंदर हो, किसने संभाले हुए हैं? किसको नहीं पता? मुझे एक बात बताएं ना ज़रा, सैफुर रहमान के ख़िलाफ़ अगर हो सके तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर निकालिएगा अगले प्रोग्राम में मियाँ साहब पहले क्या कहा करते थे, याद है ना आपको? लेकिन एक वक्त तो वो भी था ना कि जब सैफुर रहमान ही सब कुछ थे उनके लिए। मैं तो दोनों चीज़ें देखें ना, एक वक्त में वही था, एक वक्त में क्या था, ये सारा कुछ चलता रहता है। या सर असल में वहाँ पे कुछ अहम शख्सियात ऐसी भी आनी हैं जो शख्सियात ये सामने नहीं लाना चाहते, जो पाकिस्तान में नहीं आ सकती थी, उनके आने से बहुत से मामलात ख़राब हो सकते थे। अब वो इस पे शादी में आ रहे। दूसरा आपको बताऊँ, मुस्लिम लीग नून के बड़े हल्के ने यह कहा कि मरियम साहबा आप बात करें कि किसी तरीके से ये शादी थोड़ी आगे चली जाए और इसकी तकरीबात तमाम पाकिस्तान में हो, सेकंड तकरीबात जो हैं वो बरतानिया में हो। तो जिस पर इनकार कर दिया गया, हजूर वाज़ेह इनकार कर दिया गया कि नहीं जनाब, सारी तकरीबात जो हैं वो उसी तरीके से होंगी जिस तरीके से तयशुदा है। क्योंकि सियासत करनी थी, सियासत हो गई है, लेकिन ये वह सियासत है जो इनके उल्ट पार की गले। क्योंकि अब हर बंदा सवाल करता है, चलें जी हुकूमत जालम, मान लें हुकूमत बहुत जालम है, इन्होंने जो हाथ में टोका पकड़ा हुआ है, छुरी पकड़ी हुई है, आप समझ लें कि तलवार पकड़ी हुई है कि जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, लेकिन जनाब बेटा तो नहीं ना जालम, बेटे के ससुराल वाले भी नहीं जालम, तो वो आ जाए पाकिस्तान, आके माँ और बाप की खुशी में शामिल हो जाए। ना साहब, कभी कभार इकोनॉमिकल जो इंटरेस्ट है ना वो पैट्रियाटिज्म पे भारी पड़ जाते हैं, तो पूरी दुनिया में यही कुछ चल रहा है। तो क्यों फिर आप मुझे मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? फिर ये कहते हैं कि जनाब ज़रा बताएं तो सही ना कि ये शादी आपका क्या ख्याल है? दो ख़ानदानों का मिलाप है, दो कारोबारों का भी मिलाप है, बहुत से मामलात का भी मिलाप है। अच्छा अल्लाह करे ये शादी बड़े अच्छे तरीके से हो, और हमारी दुआ है कि ये लंबे अरसे तक बल्कता हयात चले और ये अच्छा घर है, बसना चाहिए। आपको मैं ये भी बता दूँ, जुनैद की इस मामले पे जुनैद अफ्तर को बड़ा मजलूम, मसलन बड़ा जुल्म हुआ, इनके साथ मजलूम बनाया गया। अब चूँकि इनको ये दे रहे हैं ना, आपको पता है रहीम यार खां का एक हल्का दे रहे हैं, एक हल्का लाहौर का और एक हल्का रहीम यार खां का। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक हल्का लाहौर का सही आने वाले इलेक्शन में और एक रहीम यार खां का, ये दो हल्के हैं जो इसको देने के लिए काम हो चुका है, फैसला हो चुका है। इसलिए इसकी शादी को पहले इशू बनाया गया है, इसकी शादी पे मजलूमियत है। फिर ये कहेगा देखें मेरे साथ क्या जुल्म है कि मेरी शादी में मेरी माँ और मेरे बाप को नहीं आने दिया, लेकिन मैं पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने आ गया। और पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने आ गए हो तो पाकिस्तान में आके शादी में भी शिरकत के पहले इधर कर लो, उसके बाद में भी तो आगे यहाँ पे करना है ना। या सर बाद में भी तकरीब तो यहाँ पे होनी है ना। तकरीब तो लाहौर में है ना। हाँ, तो फिर पहले क्यों नहीं कर लेते? अगर बाद की तकरीब लाहौर में है तो फिर इतनी मजलूमियत किस बात की, फिर इतना रोना किस बात का? फिर शहबाज शरीफ को धोखा क्यों दिया गया? PDM की क़यादत को धोखा क्यों दिया गया? असल मामला यह है कि बरतानिया में जिन लोगों ने आना है उसकी वीडियो सामने आ जाएगी तो आपको बहुत सी चीज़ें आश्कार हो जाएगी। तो राना साहब फिर ये आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं PDM के हवाले से। चलो जलसा पहले लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद का मनसूख कर दिया गया, वो जो राय दी गई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, किसी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। अब कराची का तय करने के बाद सुना फिर यही है कि कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कराची के बारे में। बड़ी मज़े वाली बात है जनाब, वो कल फ़र्ख हबीब ने बड़ी अच्छी बात की थी एक, मुझे बड़ा मज़ा आया था कि वो मौलाना साहब आते हैं ना, वो एक चार्ट बना के दे जाते हैं सुबह दोपहर शाम, सपहर दोपहर, उसके बाद सहरी के टाइम क्या खाना है। तो यही हुआ है, उन्होंने जलसे के शेड्यूल से पहले मीटिंगों का ऐलान किया, फिर जलसे का एंड में जलसे का ऐलान किया ना कि जलसा। आप जिम में जाए ना तो वो जिम वाले आपको इंस्ट्रक्शन पहले पूरी दे देते हैं कि ये आपका चार्ट होगा। तो वो जो जिम करने के लिए जाता है वो अपने लिए एक दिन मखसूस कर लेता है चीट डे के नाम से, यानी वो उस दिन कुछ भी खा लेता है। लगता है हमारे सियासतदानों ने हर दिन ही चीट डे रखा। बिल्कुल इसी तरह। और मज़े वाली बात है कि अब फौरी उसकी मीटिंग ख़त्म हुई, अगर एक रोज़ बाद ही बहुत सी अपोजिशन जमातों ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब हालात नहीं है कराची के जलसे की तारीख को तब्दील करें। और यह भी शुरू हो गया, बहस शुरू हो गया कि उसका ख़र्चा कौन उठाएगा, उसके दीगर मामलात क्या होंगे,
वहाँ पे जलसा किसके खिलाफ होगा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या बोला जाएगा? फाइनेंसर इनके पास भरे हैं। फाइनेंसर तो पहले पीएमएलएन रही है, इस बार क्या है? नहीं, अब भी हो जाएगा, लेकिन अब बाकी साथी जो है ना वो जवाब देते जा रहे हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब भी तो कुछ और चाहते हैं ना। और मेरी इत्तला ये है कि शदीद इख्तलाफात के बाद हो सकता है अचानक कुछ दिन बाद, अभी नहीं, कुछ दिन बाद कराची का जलसा कैंसिल हो जाए, फिर मज़ीद आगे चला जाए। मेरे पास ये इत्तला है कि कराची का जलसा आगे चला जाए, यानी वेन्यू तब्दील नहीं होगा, जलसे की तारीख तब्दील हो जाएगी। तो तारीख तब्दील होगी, फिर उसके बाद वेन्यू क्या तब्दील होना है? जब जलसा ही उस वक्त होना है जब इलेक्शन के डे करीब होंगे, तो क्या करेंगे आप मुझे बताएं? वहाँ पे जलसा किस लिए कर रहे हैं? उस जलसे में क्या इशू है? किसको गालियाँ निकालनी है? निकालनी तो गालियाँ ही है ना, किस किस को निकालनी है? और क्या शहबाज शरीफ अफोर्ड करेगा? और क्या वो जलसा जो है शहबाज शरीफ उसमें होगा या मरियम होगी? मैं ये भी आपको बता दूँ, अभी तो ये भी फड्डा बनना है, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, ये भी फड्डा बनना है कि उस पर मरियम होगी या शहबाज शरीफ होगा। अगर तो मरियम नवाज साहिबा हुई तो तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ भी होगा, अगर मरियम नवाज साहिबा ना हुई, शहबाज शरीफ साहब हुए, तो पीपल्स पार्टी को थोड़ी सी सहूलत मिल सकती ना मरियम तोपों का रुख करेगी पीपल्स पार्टी की तरफ और ना शहबाज शरीफ करेंगे। चले ये बैकडोर राब्तों का नतीजा? नहीं, बड़े समझदार हैं ये दोनों, बड़े समझदार हैं। लेकिन मौलाना तोपों का रुख जो है ज़ुबानी फ़िक्रों की सूरत में पीपल्स पार्टी की तरफ करेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल बता दूँ। ज़ुबानी फ़िक्रों में पीपल्स पार्टी को उस पर पूरा रगड़ा लगाएंगे मौलाना साहब। ये मौलाना साहब का, क्योंकि मौलाना साहब की टीम जो सिंध में है ना, वो पीपल्स पार्टी के एंटी चल रही है, और वो कहते हैं पीपल्स पार्टी के एंटी चलने से ही हमें फ़ायदा होगा। ये मामला है सर। तो पीडीएम के जलसे क्या होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो वो जिस वक्त में होंगे उस वक्त बिला सूद होंगे। पीपल्स पार्टी एएनपी के बगैर, खासकर पीपल्स पार्टी के बगैर मुत्तहिदा अपोजिशन का वजूद नहीं। अगर पीपल्स पार्टी बीच में होती, नून लीग ना होती, फिर भी इस मुत्तहिदा अपोजिशन का वजूद नहीं होना था। ये गैर मुत्तहिदा अपोजिशन होनी थी। ये चूचू का मुरब्बा जिसे आप कहते हैं, कुछ भी आप कह लें, ये होना था। अब बात यह है कि क्या जलसों में निकाल लेंगे क्या? असम्बलियों से इस्तीफे देने से आपने इनकार कर दिया, इस्लामाबाद में धरना देने आप नहीं जा रहे, लॉन्ग मार्च आप नहीं कर रहे, तो फिर जलसों में क्या करेंगे? जलसों में जाके फैलाएंगे क्या? कोरोना की खिलाफ वर्जी करेंगे, जलसों में कोरोना फैलाएंगे, कोरोना जो है वो कम होने की बजाय बढ़ जाएगा, ये होगा ना। तो जलसों में कुछ नहीं है। आप ये इनको भी पता है, ये सिर्फ अपने आप को एक जिंदा, सियासी तौर पे जिंदा रखने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को कुछ अरसे बाद तब्दील कर देने वाला, पॉलिटिकल में मुर्दा घोड़े में जान डालने के मुतरादिफ है। तो इस तरह के बयानात, इस तरह की स्ट्रेटेजी वो कुछ अरसा तो आपको तकवीयत दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये स्ट्रेटेजी जो है ये आपके गले में पड़ जाएगी, और इसका जो बेनिफिट है वो पीटीआई को ही होगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात कर शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम क्या फाल किरदार अदा कर पाएगी? पीपल्स पार्टी की जो सिफारिश है पीडीएम के लिए तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, वो कितनी काबिल कबूल है? क्या कोई बैकडोर राबिते हैं, और राबिते हैं तो उसमें कितनी सदाकत है, पॉजिटिविटी क्या देखने में आई है? पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आगे नहीं बढ़ेगी तो अपने तई अगर वो कारकर्दगी दिखाती है, हुकूमत मुखालिफ बयानियां लाती है, तो क्या वो तहरीक की शक्ल इख्तियार कर पाएगा? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात कोई ढके छुपे नहीं है, लेकिन बिलखुसूस मौजूदा सूरत हाल की बात कर ली जाए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयानात लिए जाएं, तो ऐसा लगता है कि पीडीएम में वापसी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो क्या ये तैयारियां जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशा के मुताबिक हो जाएंगी, या पीडीएम से यूं ही दूरी इख्तियार किए रखेंगे? देखिए, बात वापसी की नहीं है। वापसी की हमने शराइत पहले रखी थी कि जो पीडीएम की क़यादत थी, लेकिन जो उसके प्रेसिडेंट थे और जो सेक्रेटरी जनरल थे, मैं समझता हूँ पीडीएम का ये शराजा पे ठहरने की जिम्मेदारी उन्हीं दोनों पे आती है कि जब पॉलिटिक्स में जब पेशेंस ना रहे, तहम्मुल ना रहे, तो फिर सियासत नहीं रहती। हमारी तो रवायत है कि हम तो अपने बदतरीन मुखालिफिन के साथ इस मुल्क में जमहूरियत के लिए हमने इत्तेहाद उनसे किया। जो लोग हमारे साथ 77 में हमारे खिलाफ तारीख चलाते रहे, हमने 81 में उनको MRD में शामिल किया, और उस आमरीत के खिलाफ हमने जदोजहद की। हमने ARD तश्कील दी, उस पर भी हमने जदोजहद की।
अभी भी हम इस हुकूमत के खिलाफ मेन ऑब्जेक्ट हमारा यही था कि हम इससे निजात कैसे हासिल करें, और उसी के लिए 20 सितंबर का जो हमने चार्टर बनाया था और उससे हम आज भी कारबंद है। जो उनसे उस चार्टर से नाराज कर रहे थे, अगर उनको एहसास हो गया कि हमने गलती की है तो हमारी क़यादत से रुजू करें, तो हमारी सीसी फिर फैसला करेगी। वारिस साहब, आपने कहा कि हमारी क़यादत से रुजू करें। कल मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है ये सहूलतकार बन गई है, पीपल्स पार्टी जो है मौजूदा हुकूमत को जो है उसको फ्रेंडली अपोजिशन कर रही है और इसलिए हम समझते हैं कि हम ही असल अपोजिशन है। वो तो वाज़ेह तौर पे इनकार भी कर चुका। दूसरा, उन्होंने जलसा रख लिया कराची में, मुखालफत उनकी पीटीआई के साथ है। जलसा वो कराची में सिंध हुकूमत जो है जिसका एक शहर है मेन, वहाँ पे रख रहे हैं। ये जलसा जो आपने देखा जी लाहौर में जो रखा गया था, उसमें जो पंजाब बेस समिति है नून, वो सूरत हाल आपके सामने। मौलाना साहब जलसे कैंसिल कर चुके हैं। अभी वो अपनी फेज सेविंग के लिए उन्होंने एक जलसा रखा, और फिर मौलाना साहब को देखें उनकी मौक़िफ़ में अगर हकीकत होती तो वो तो इस पार्लियामान का ओथ नहीं लेना चाहते थे, ओथ नहीं लेना चाहते थे, ओथ भी लिया, फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी कंटेस्ट कर लिया। तो उनकी अमल में और गुफ्तगू में तजाद है, और हम समझते हैं कभी वो पीपल्स पार्टी के सहूलतकार बनाना की कोशिश करते हैं। तो मौलाना साहब हमेशा सहूलतकार रहे किसी न किसी से। मौलाना साहब को वो ज़माना याद होगा जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में स्ट्रेंथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की, और नून भी उस वक्त हमारे साथ 16-17 वोटों के साथ थी। हमारे पास 84 की स्ट्रेंथ थी, मौलाना के पास 54 की थी, और फिर सहूलतकार से ये बने थे लीडर ऑफ अपोजिशन बन के। सर मैं समझता हूँ कि इनको वही इनका मिजाज है, और ये प्रेशर बिल्ड करते हैं। फिर जब इन्होंने 2019 में जो लॉन्ग मार्च शुरू किया, उसमें भी आप देख रहे हैं कि जी हमें सिग्नल से कमिटमेंट थी कि मार्च 2020 में गवर्नमेंट चली जाएगी, री इलेक्शन हो जाएंगे। तो हमारे चेयरमैन तो ऐसी कोई बात नहीं की। हम तो पब्लिक की स्ट्रेंथ पे गुफ्तगू करते हैं, पब्लिक की सपोर्ट पे गुफ्तगू करते हैं, और फिर मौजूदा हुक्मरानों की जो वो परफॉर्मेंस है पंजाब में और पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि लोग बड़े रिजेक्टेड फील करते हैं, बड़े मायूस भी हैं इनकी कारकर्दगी से भी। गुरबत है, अफलास है, बेरोजगारी है, कमिटमेंट्स हैं, किसी को ऑनर नहीं कर चुके, और जो नून की सूरत हाल है वो पब्लिकली आपके सामने है। बुखारी साहब, क्या आप ये समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में अगर पीडीएम तहरीक चलाना चाहती है तो नून लीग के होते हुए मौलाना साहब को कुछ मफाद हासिल हो सकता है? देखिए जी, मौलाना साहब की तो एक रीजनल सी पार्टी है, वो 70 ऑनवर्ड देख रहे हैं उनकी कितनी स्ट्रेंथ कभी भी आई नेशनल असेंबली में। एक मौका आया जब एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ उनको एमएमए तश्कील दी गई और एमएमए की बुनियाद पे उनको सीटें मिल गई। इस पिछले 2018 के इलेक्शन में भी एमएमए तश्कील दी गई थी। आज क्या सूरत हाल है? दफा पाकिस्तान कौंसिल बनाई, उसकी सूरत हाल क्या है? वो किसकी आशीर्वाद से बनी? एमएमए किसकी आशीर्वाद से बनी? और अगर वो समझते हैं कि वो उनकी स्ट्रेंथ आज नेशनल असेंबली में कितनी है, मेजर रोल अभी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है नेशनल असेंबली में उनको अदा कर रहे हैं। और पंजाब में भी नून को इसलिए कि स्ट्रेंथ उनकी है, बड़ा थिन सा मार्जिन है ट्रेजरी बेंचेस का और उसका अपोजिशन का, और उसको मैनेज किया जा सकता है। उनके बड़ी डिसएग्रीमेंट भी है पीटीआई के अंदर, आपस में उनका निफाक भी सामने नजर आ रहा है। तो उससे आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए था, और इन्होंने अवेल नहीं किया, बल्कि ये तो कहते हैं जी हम तो चाहते हैं ये 5 साल पूरे करें। तो इनकी कॉल ऑफ फेल में तजाद है। पीपल्स पार्टी का जो फैसला था 20 सितंबर का, जिससे पीडीएम तश्कील दी, हम उस पर आज भी पाबंद है, और जो जमात हमारे साथ उन इशूज पर तावन करना चाहती है हम वेलकम करेंगे उनको। बुखारी साहब, आपने कहा बिलावल साहब ने इन्हें दावत दी कि आएँ हम पहले पंजाब और उसके बाद वफाक में तब्दीली लाते हैं और मिलकर चलते हैं, लेकिन शाहिदा खान अब्बासी ने कहा जी पहले सेनेट से शुरू करें फिर हम देखते हैं। शाहिदा खान अब्बासी साहब एक पुराने पार्लियामेंटेरियन है, 68 ऑनवर्ड पार्लियामान में रहे हैं। उनको ये समझ आनी चाहिए कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट हुकूमत का हिस्सा नहीं होते। हुकूमत का हिस्सा तो सिर्फ वज़ीर आज़म होता है, एग्जेक्टिव वो होता है। चेयरमैन सेनेट इज नॉट इन एग्जेक्टिव,
और उसके हट जाने से मुल्क में हुक्मरानी तो फिर भी इमरान खान के पास रहेगी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट बनती नेशनल असेंबली में है, जो डायरेक्टली इलेक्टेड फोरम होता है, जो हाउस होता है, उसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्ट होता है हमारे आइन के मुताबिक, और उस हाउस में आप किसी को डिसलॉज करेंगे तो फिर आप उससे निजात हासिल कर सकेंगे मौजूदा हुक्मरानों से। मुझे समझ नहीं आती इनको आइन क्या तो उन्होंने, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, मेरा बड़ा तजुर्बा है उनको पार्लियामान का, लेकिन है कि सेनेट के चेयरमैन अगर उसके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो भी जाता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हम समझते हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस दे के ना, हम बिल्कुल उसके लिए इनिशिएट करने के लिए तैयार है नेशनल असेंबली में। बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि आप कहते हैं अपोजिशन लीडर साहब को अपना किरदार अदा करना चाहिए, तो क्या उनकी पार्टी के अंदर पोजीशन इतनी मुस्तहकम है कि वो किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, जिस जमात ने उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, जिस जमात ने उनको उनकी जमात की सरबराही दी, क्योंकि बाकी लोग तो फिर पार्लियामान के अंदर नहीं है, हमारे वर्किंग रिलेशंस तो उनके साथ है जो पार्लियामान के अंदर हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और बाकी ये उनका इंटरनल मामला है, वो आपस में मामला तय कर ले तो किसकी बात प्रिवेल करेगी और किसकी भी प्रिवेल करेगी। नहीं भाई साहब, कल मरियम साहबा ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा मेरे बेटे की शादी पे मुझे नहीं जाने दिया जा रहा, मैं अपना मामला अल्लाह की तरफ रखती हूँ, अल्लाह की अदालत में रखती हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो जो बेहतर करे। क्या ये ऐसा नहीं, अब लोग आज मुख्तलिफ चैम गोइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ लोग इस पर बात कर रहे हैं कि मरियम साहिबा जो है उनका बेटे की शादी लाहौर में क्यों नहीं पहले हो सकती थी? तो आप क्या समझते हैं, ये सियासी कार्ड है कि वाकई उनके साथ ज्यादती हुई है? देखिए जी, बात यह है कि अगर वो जाना चाहती हैं वो भी सिटीजन उनको जाने दें, उनके वालिद को भी तो जाने दिया है, और फिर कई लोगों का नाम ECL पे डालते हैं, वन टाइम एग्जाम्पशन देते हैं, लोग वापस भी आ जाते रहे। पहले भी इनका कंडक्ट है, ये गए वापस आ गए, ये एग्जीक्यूटिव का एक ऑर्डर है। लेकिन है कि फैमिली के मामला हर बंदे के होते हैं और उस एक्सटेंड तक नहीं जाना चाहिए। उसके बेटे की खुशी की बात है, अगर वो जाने देंगे तो इसमें तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा, और अगर वो अपनी कमिटमेंट को ऑनर नहीं करेंगे जो अंडरटेकिंग होती हैं, तो अल्टीमेटली पब्लिक में उनका इमेज क्या होता है ये पब्लिक पर डिसाइड कर लेती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनके खिलाफ कोई इस किस्म की कन्वेक्शन है, बड़ी माइनर सी कन्वेक्शन, जिसकी बेल भी उनकी हुई है। तो बेल में तो ये कहीं ऑर्डर नहीं लिखा होना कि वो बैरून मुल्क नहीं जा सकती। बेल में तो सिर्फ यही है कि जी जब उनको तलब किया जाए वो हाजिर होंगी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगली तो मैं ये समझता हूँ। अच्छा बुखारी साहब, EVM के हवाले से बात कर लेते हैं। PDM तो उसे रिफ्यूज़ कर चुकी है, जबकि हुकूमत हर रोज़ उसका जो मुजाहरा है वो या तो सदर करते हैं, वज़ीर आज़म करते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली करते हैं। उन्होंने मुजाहरा किया है उसका वोट कास्टिंग का। आप क्या समझते हैं कि EVM के ऊपर अपोजिशन के साथ बैठ के बात हो जानी चाहिए या EVM को पीपल्स पार्टी भी यकसर मुस्तरद करती है? देखिए, इसका जो है तजुर्बा तो ज़्यादा कामयाब इंटरनेशनली नहीं है इस का। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी हमने एक कमेटी बनाई जिसमें मैं खुद भी था, और हमने बहुत सारे ब्रीफिंग्स भी दी और प्रेजेंटेशन भी देखी। लेकिन आप देखें जिस तरह इनका वो RTS बैठ जाता है, तो मैन ऑपरेटेड बात है, वो डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। मैनुअल में तो फिर सारे जहान को तो ये मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर्टिकुलरली ये टारगेट कर सकते हैं पोलिंग स्टेशन या कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन इसमें EVM से तो ये एक जज से भी सारे मुल्क के नताज है उनको अपसेट कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि दुनिया में जहाँ EVM है को बहुत ज़्यादा कामयाब तजुर्बा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है उसको इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने दिया जाए, जो उसकी पावर्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक्सरसाइज करना दिया जाए, और जो ये कानून कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस वो उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनके अहकामात मानेगी। तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर हमारा इलेक्शन कमीशन स्ट्रॉन्ग इनफ हो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। यानी EVM की बजाय ECP को आज़ादाना किरदार अदा करने दिया जाए तो इंतखाबी इस्लाहात बेहतर तरीके से हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, खत्ते की सूरत हाल की बात करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का बढ़ता असर और रसूख। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को दिया गया इंटरव्यू, जिसमें उनका कहना था कि अमेरिका ये चाहता है कि उसके 20 साल का गंद पाकिस्तान साफ करे, और अमेरिका शायद इस बात का फैसला कर चुका है कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो भारत को अपना बनाएगा। तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर अगर अमन नहीं होता तो उसका कितना इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा? आने वाले दिन खित्ते के हवाले से किस हद तक बदतरीन हो सकते हैं, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन मुबशर लुकमान साहब ने। मुबशर लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशर लुकमान साहब, जब एक जानिब आर्मी चीफ भी कहें, वजीर आजम भी कहें कि अफगानिस्तान के अंदर हमारा कोई पसंदीदा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अफगान हुकूमत और रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ बैशिंग होती रहे, तो यह किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है खित्ते के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए? देखें जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल में आप ये देखें कि इंडिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है ये अशरफ गनी की हुकूमत में। 4-4.5 बिलियन डॉलर का तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके हैं। मज़ार शरीफ की कंस्ट्रक्शन के लिए, एक मज़ार की कंस्ट्रक्शन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने $5 मिलियन दिया कि वो वहाँ पे उनका किसी तरह फादर ऑफ द नेशन बन जाए। और अमेरिका जो है उसके साथ वो क्वाड एक्सरसाइजेस का वो पार्टनर बन गया, और उसमें जापान भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये तो पूरी एक उनकी लाइन टो कर है ना। तो अशरफ गनी तो आपको पता है एक पपेट गवर्नमेंट है, और अशरफ गनी, मेरा हिसाब है, मैं आपको अंदाजे से बताता हूँ कि 6 हफ्ते तक अशरफ गनी की हुकूमत नहीं होगी, और ये आज से 6 हफ्ते तक आप देखेंगे काबुल में अशरफ गनी की हुकूमत उलट जाएगी। और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बेइंतहा प्रेशर आना है, क्योंकि अफगानिस्तान में ये नहीं है कि तालिबान टेक ओवर कर लेंगे तो एक किसी जमात का टेक ओवर हो गया। वो वॉर लॉर्ड्स की कंट्री है, उनके जितने भी सूबे हैं हर एक में कोई ना कोई वॉर लॉर्ड है, और वो सारे अपनी अपनी हेजमनी कायम करने के लिए वो उठेंगे, सर उठाएंगे, और उसका जो विक्टिम है वो सिविलियंस होंगे। अब अफगानिस्तान के 5 ममालिक के साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान है और पाकिस्तान है, तो इनमें सिर्फ पाकिस्तान है जिसमें पश्तो स्पीकिंग लोग हैं। तो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है वो तो सिर्फ पाकिस्तान पे आना है। पाकिस्तान आज भी 40 लाख लोगों को पाल रहा है 20 साल के बाद अफगानिस्तान के, जिन्होंने हमारी मत मारी हुई है, वैसे ही उन्होंने हमारी इकॉनमी की मत मारी हुई है। अशरफ गनी अगर इतना इज्जतदार है और इतना ही वो अब्दुल्ला के पेट में इतने मरोड़ हैं, तो ले जाए अपने 40 लाख रेफ्यूजी जो पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल रहे हैं। फिर अगर इतने ही इज्जतदार हैं, अगर इतने ही खुददार हैं, या पाकिस्तान को दे पैसा पिछले 20 साल का जो उनके पर खर्च हुआ। 1 लाख तो ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड वगैरह लेनी है, वो यहाँ पे कारोबार करते हैं, उन्होंने शादियाँ करके न्यूट्रलाइज हो गए हैं। तो देखिए, पाकिस्तान तो फ्रंट लाइन एलाय था अमेरिका का वॉर ऑन टेरर के ऊपर। पाकिस्तान का $75 बिलियन का माशी लॉस हुआ, 75,000 पाकिस्तान की जानें गई इंसानों की, और तकरीबन $120 बिलियन का लॉस हुआ। तो पाकिस्तान ने तो बड़ी क्यूमुलेटिव इसकी प्राइस भरी है। अब पाकिस्तान को आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा मसला है? तो हमारा मसला जो है वो सिर्फ इतना है कि अमेरिका चाहता है हम चाइना से डिस्टेंस कर लें। अमेरिका चाहता है हम गवादर जो है उससे स्ट्रेटेजिक डिस्टेंसिंग हो जाए चाइना की। अमेरिका चाहता है बूट्स ऑन द ग्राउंड, उसके यहाँ बेसिस मिल जाए। तो जब तक हम इनमें से कोई बात नहीं करेंगे, हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती रहेगी। और इस वक्त जो हमारा फॉरेन ऑफिस है वो इंतहाई नालायक और नकारा फॉरेन ऑफिस है। और हमारे जो NSA वाले हैं, मुझे उनकी भी समझ नहीं आती। मोहित यूसुफ अमेरिका जाता है, कहता है जी आप फ़ोन नहीं कर रहे प्राइम मिनिस्टर को। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ये काम है जाके कहना कि आप फ़ोन नहीं कर रहे। अब बाद में कह रहे हैं कि वो ट्वीट भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जी मेरा मतलब था आप फेसबुक पे कर लेते, व्हाट्सएप पे कर लेते। व्हाट रबिश। जब ये हाल हो जाए आपकी फॉरेन पॉलिसी का, फॉरेन ऑफिस का, फिर किसी और को क्या ब्लेम करना? आपके सारे नलायक और इनकॉम्पिटेंट मीडियोक्रिटी जो है वो प्रिवेल करती है, वो बरी हुई है यहाँ पे। तो आपने उसका असर उठाने मिल रहा है। मुबशर साहब, ये तो होगी खित्ते की सूरत हाल। ज़रा पाकिस्तान की सियासत पे बात करते हैं। कल PDM का इजलास हुआ, उस पर मौलाना साहब ने भी अपना एक बयानिया जारी किया। उसमें शहबाज शरीफ साहब भी बोले और उन्होंने मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बात की। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी जगह जुनैद सफदर की शादी कि उस पर नहीं जाने दे रहे, कोई ऐसा मामला कोई डिस्कस नहीं हुआ। तो अचानक एक ट्वीट आया और उसके बाद सारे TV चैनल्स पर यही डिस्कस होना शुरू हो गया। आप क्या समझते हैं कि मरियम ने वो ट्वीट जानबूझ के किया? उस ट्वीट को करने की वजूहत क्या थी? उस पर सियासत कर रहे हैं। हर जलसे में, हर तकरीर में, हर ट्वीट में अपने मफाद के लिए ये भूल जाती है कि ये क्या बातें कर रही है।
ठीक है ना। बेटा लंदन में, उसकी शादी लंदन में, बाप लंदन में, भाई लंदन में, जायदाद लंदन में, घर लंदन में, दौलत लंदन में, कारोबार लंदन में। नवाज शरीफ की 35 साल की लेगेसी है, कोई पसंद करे या ना करे, नवाज शरीफ 3 बारी वजीर आजम रहा है इस मुल्क का, उसकी काबिलियत है, उसकी सब कुछ है, लेकिन उसकी अपनी औलाद के हाथों वो मार खा गया। मुबशर साहब, शहबाज शरीफ साहब, क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की पीडीएम के इजलास में शिरकत, उसके बाद कराची का जलसा, क्या कराची का जलसा होगा और क्या शहबाज शरीफ ही आगे मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे? अगर शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को नहीं लीड करेंगे राना साहब, तो मुस्लिम लीग नून टूट जाएगी, इसका बंटवारा हो जाएगा। क्योंकि हॉक्स और डव्स के अंदर जो है ना, डव्स की बात आपको सुननी पड़ेगी कि जो आपके रियासत के बयानिए के साथ चलें, जो आपके रियासत के बयानिए को हर वक्त उसको जो है उसे टक्कर ना लगाए, जो अपने सियासत के लिए, अपने मफाद के लिए मुल्क की बोटियां ना नोचें। तो यानी ये 2 ग्रुप्स में बड़ी वाज़ेह इश्तराक यानी अलहदगी होनी पड़ेगी। और मेरी जो इत्तला वो ये है कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई को अल्टीमेटम दिया हुआ है कि या ये पार्टी मरियम नवाज चलाएगी या ये मैं चलाऊंगा। तो अभी भाई साहब जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसके ऊपर। इवेंचुअली मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ प्रिवेल करेंगे और शहबाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है वो लीड करेगी। आप देखा ना, कल अब ब्लफ कॉल कर दिया ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उसने कह दिया ना कि कर ले, पंजाब में नो कॉन्फिडेंस कर लेते हैं। और पंजाब में नो कॉन्फिडेंस, वो तो कह रहे हैं हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। एक तरफ जो आपका 32 नंबर कम थे वो जहांगीर तरीन ग्रुप में पूरे हैं, 32 के 32 आपके पास पूरे हैं। वहां पे एक दिन में नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन अब मरियम साहब की तरफ से भी तो पॉजिटिव इशारा आ गया। अगर उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास नंबर पूरे हैं आप दिखा दें, हम आज ही हुकूमत गिरा देते हैं। वो जनाब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप ना उनकी है ना इनकी है ना इमरान खान की है। मरियम बीबी की प्रॉब्लम यह है कि अगर वो हुकूमत गिरती है तो कौन बनेगा सीएम? हमजा शहबाज शरीफ। हमजा शहबाज शरीफ को वो देखना नहीं चाहती वहां पे, तो सारी तो सियासत खत्म हो गई उसकी। फिर वो तो बैक सीट पे हो गई ऑलरेडी मुस्लिम लीग की, ऑटोमेटिकली चाचे क्या वो तो कजन से पीछे हो गई। तो ये पूरी की पूरी जो पीडीएम है, इसको दोबारा से जो झटके देने हैं वो मरियम बीबी ने देने हैं, किसी हुकूमत ने नहीं देने। हुकूमत तो अपने मसाइल में फंसी हुई है। लेकिन मुबशर साहब आप ये देखें कि कश्मीर के अंदर बैरिस्टर सुल्तान जो सदारती उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उनके मुकाबले में इन्होंने अपना मुश्तरका उम्मीदवार ले आए हैं। तो क्या ये पीडीएम में भी आपको इकट्ठे होते दिखाई देते हैं या फिर मफाद किसी एक जगह पे हो सकता है, मुकम्मल नहीं हो सकता? मुकम्मल मुकाबला नहीं होगा जी, इनकी सियासत एक दूसरे के खिलाफ है, ये कैसे मुकम्मल हो सकता है? दूसरा, मफाद का मतलब ये थोड़ी है कि वो अपनी हुकूमत छोड़ देंगे इनके लिए। नून लीग के पास तो कोई हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास तो सिंध में हुकूमत है, वो इनके कहने पे हुकूमत थोड़ी छोड़ेंगे अपनी, वो इनको आगे पुश करेंगे, सब कुछ करेंगे। इनका मफाद 1 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन तक इमरान खान को ले जाएं और उसको एक पॉपुलैरिटी वेव जो है उसके ऊपर ना राइड करने दें, ताकि इनको कुछ हिस्सा मिल सके उसमें। इससे ज़्यादा ये एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं करते, ये एक दूसरे पे एतबार ही नहीं करते। ये तो बड़े अपना चेक एंड बैलेंस के साथ तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ये तो खाने एक दूसरे के करते हैं, तो पहले फूड टेस्टर जाके खाना टेस्ट करते हैं कि इसमें जहर तो नहीं मिला हुआ, कोई इसमें जमाल गोटा तो नहीं मिला हुआ। मुबशर लकमान साहब, आपको नजर आता है कि 2023 या 22 इलेक्शन कब होंगे? देखिए, मुझे सारे कह रहे हैं कि 2022 में इलेक्शन होगा, मुझे नहीं लगता 2022 में इलेक्शन होगा। मेरे ख्याल में इलेक्शन 2023 में होगा और हर आदमी कन्विंस्ड है कि 2022 में होगा। और वो उस सूरत में हो सकता है कि अगर इमरान खान कहें कि 1 साल पहले मैंने इलेक्शन करानी है। मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि पीटीआई ने कोई खातिर खा काम नहीं किया, कोई पिछले 3 साल में कोई आला कारकर्दगी नहीं है उनकी, तो अगले 1 साल में वो कुछ नहीं कर सकते। उनको मिनिमम 2 साल चाहिए कि कुछ सड़कें बनवा लेंगे, कुछ नहरें खुदवा लेंगे, उनकी वो भल सफाई करा लेंगे, ये 2-4 लेपा लापी के काम कर लेंगे जिसमें इलेक्शन तक जा सकते हैं। अगर अगले साल इलेक्शन में जाएंगे तो फिर तो ये अपना बिल्कुल फटा गोल करेंगे। आप देखें ना, वो बड़े आराम से आपके कंटोनमेंट बोर्ड के अब आपके इलेक्शंस होने लगे हैं, बल्दियात के। मैं आपको भी बताता हूँ, उन्होंने हवा बनानी शुरू कर दी है। ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में पीटीआई जीत रही है, मैं आपको अभी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको। अब नॉर्मल जो बल्दियात के इंतखाबात हैं वो मार्च में होते हैं कि नहीं, उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। वो पीटीआई इवैल्यूएट करेगी कि वो किस पोजीशन में है। अभी तो वो नहीं है इस पोजीशन में, तो कैसे वो अगले साल इलेक्शंस करवा देंगे? अगर बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते मार्च में तो जनरल इलेक्शन कैसे हो जाएंगे?
कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा कारकर्दगी के मुताबिक PTI के हक में दिखाई नहीं देते, इसलिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो है कि ख्याली दिमाग का इख्तरा ज़रूर हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे विफाकी दारुल हुकूमत की, जिसके एयरपोर्ट के करीब का इलाका जो है क्या वो इलाका गैर बन चुका है। फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग किसकी जानिब से की गई, क्या वो पकड़े गए, और अगर वो पकड़े गए हैं तो वो अनासिर कौन है, फायरिंग किस वजूहात की बुनियाद पे की गई, और ये आए रोज ऐसे वाकयात रूनमा क्यों होते हैं। क्या ये इतने स्ट्रांग हैं कि पुलिस इनको पकड़ने में नाकाम है या आरी दिखाई देती है। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, ये वाकया असल में था क्या और इसके मुताबिक अभी तक पुलिस की कारकर्दगी की पेशरफ्त क्या है। मैं आपको बताता हूँ। ये फुटेज जिस पर सोशल मीडिया पे आम चल रही है, कोई शक नहीं कि रावलपिंडी का पुलिस ऑफिसर एहसन यूनुस डेड होनेस्ट आदमी है, लेकिन एक सवाल या निशान है कि आखिरकार ये इलाका जो इस्लामाबाद और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के दरमियान है, यहाँ पर 22 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे हर तीसरे दिन फायरिंग होती है। और सुनने में आया कि एक पुलिस के ASP साहब हैं, वो एक पार्टी की साइड भी लेते हैं और भरपूर साइड लेते हैं, उसके 3 बंदे पकड़ते हैं, दूसरों के 5 पकड़ लेते हैं। कोई भी करे, कुछ भी करे, क्या ये अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के करीब तरीन एयरपोर्ट के करीब 3 इलाके में अगर ये होने वाली फायरिंग, जिन लोगों ने ये फायरिंग की है, अगर ये पकड़े गए हैं तो इनसे असला बरामद हुआ होगा। ये जो गाड़ियों में लोग जा रहे हैं ये भी पकड़े गए हैं। ये वो नहीं हो सकते जो फायरिंग कर रहे थे, वो इस तरह आराम से गाड़ियों में नहीं जाते, उनको बख्तरबंद गाड़ियों में ले जाया जाता है। ये हम एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि आखिरकार वो कौन सा पुलिस अफसर है जो जिसकी मौजूदगी में ये सरेआम फायरिंग होती है और वो एक तरफ पकड़ लेता है, दूसरी तरफ नहीं पकड़ता। अगर ऐसी जगह जहाँ पे शेर रशीद साहब भी वज़ीर दाखिला के भी करीब तरीन जगह हो, वहाँ पे एयरपोर्ट के भी करीब हो, इस्लामाबाद के भी करीब हो, और जिस तरह ये बख्तर बनाए हुए, इन्होंने बख्तर बनाए हुए अपने वहाँ पे बनाए हुए हैं, अपने मोर्चे बनाए हुए हैं, और फायरिंग के बाद, फायर लगने के बाद खुशी से वो नाचते हैं, तो मुझे बताएं ये क्या पंजाब पुलिस के लिए सवाल या निशान नहीं है? ऐसे अफराद की पुष्पनाही करने वाले अनासिर भी बेनकाब होने चाहिए, अवाम के सामने उन्हें लाना चाहिए। तो ये वो सूरत हाल है जिसके बायस मुल्क के अंदर अमनो अमान पर भी सवालिया निशान उठ जाता है, सिक्योरिटी एहलकारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठता है अगर इस तरह के लोग मजीद हंगामे करते रहे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जिसकी चौथी लहर बेकाबू होती जा रही है, जबकि वैक्सीनेशन की सूरत हाल देखी जाए तो काफ़ी तसल्ली बख्श करार देती है कि 4 करोड़ अब तक वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिसमें आखिरी जो चौथा करोड़ है वो सिर्फ 9 रोज़ के दरमियान मुकम्मल हुआ है। तो मरी की सूरत हाल पर बात करेंगे, सयाहती मकामात की सूरत हाल पे बात करेंगे कि वहां पे SOPs पे किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। राना साहब, अगर सयाहती मकामात पे SOPs पर अमल दरामद हो रहा हो तो वो किस हद तक खुश आइंद है, और अगर नहीं हो रहा तो आने वाले दिनों में खतरात क्या है? या सर यही है, देखें 14 अगस्त आ रही है और 14 अगस्त पे पाकिस्तान के तमाम सियाहती मकामात, कागान, नारान, कलाम, बहरीन और बिलखसूस मरी, यहाँ पर रिकॉर्ड रश होता है। इस तरह लगता है जैसे पूरी दुनिया यहाँ पे आ गई। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन सिटीजन फोरम मरी उमैर जावेद अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब, अपने तई हुकूमत वो कोशिश कर रही है जिससे कारोबार भी चल सके और सयाहत का कारोबार भी चल सके, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि हुकूमत की कोशिशों के बावजूद सयाह उस हद तक ताउन करते हैं या कारोबारी हल्का उस हद तक ताउन करता है जो तसल्ली बख्श हो? जी, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे लाइव लिया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, जो सियाह यहाँ पे आते हैं जी, वो हमारे साथ काफ़ी हद तक कोऑपरेट करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे वो अमल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरे SOPs के तहत सारा जो है वो निज़ाम चल रहा है। और जो सियाह बाहर से आ रहे हैं वो कोई वैक्सीनेटेड भी काफ़ी हो चुके हैं, और वो जो जितने भी लोग आ रहे हैं वैक्सीनेटेड आ रहे हैं और सारे SOPs को मद्देनजर रखते हुए उस पर पूरे तरीके से अमल पैरा हैं।
मेयर साहब, आपने कहा जी करते हैं तावन करते होंगे। 14 अगस्त आ गई, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रश जो होता है वो मरी में होता है, और मरी में 14 अगस्त को इतना रश होता है जिसकी इंतहा कोई नहीं। मई के इर्द गिर्द हर जगह भी रश होता है। तो इस वक्त में हमें आज भी, मैंने कुछ फुटेज देखी, लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। कुछ होटलों में तो बिल्कुल वैक्सीनेशन सेंटर भी बने हुए हैं, जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका, एम्बेसडर और तो 3 अल्ताज, ये 2-3 होटल हैं, बाकी किसी जगह कुछ नहीं है। आप कहते हैं कि स्याह करते हैं, तावन करते हैं, तो अगर इस 14 अगस्त पे यहाँ पे एहतियात ना की गई और यहाँ से जाने वाले अपने साथ कोरोना लेकर आए या लेकर यहाँ पे देकर गए, तो फिर क्या होगा? सर कुछ लोग जो यहाँ पे जो आते हैं, सारे लोग तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी इस पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और गवर्नमेंट की पॉलिसी है यहाँ पे कि वो यहाँ पे जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। हम तो बार बार यहाँ पे लोगों को कहते हैं, हमारे होटल में जो लोग आते हैं आप उनको अच्छे तरीके से। वासी साहब, गवर्नमेंट जो है वो कहां पर इकदामात करेगी? ये अपने तई कारोबारी हल्के के भी इकदामात की जरूरत है। फिर गवर्नमेंट अगर एक्शन ले, वो बंद कर दे पूरा कारोबार, तो फिर भी कारोबारी हल्कों को तशवीश होती है। अगर अपने तई इकदामात उठा लिए जाएं तो हुकूमत को तो इकदामात उठाने की जरूरत ही नहीं। जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को एक साथ कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, तो लोगों को तो तभी ये निज़ाम चल सकेगा। मरी में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसे केस सामने तो नहीं आया, लेकिन उसके जितने भी लोग आपने कहा 14 अगस्त के हवाले से जो आपने बात की है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, सारा कुछ है। लेकिन हम बार बार लोगों को इंस्ट्रक्शन करें और कि ये मास्क का इस्तेमाल जो है वो करें, हैंड, सारा कुछ हम उनको बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद, कहने के बावजूद कुछ लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हमारे होटल में भी आते हैं, हमारा जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हमने यहाँ पे एक वैक्सीनेटेड सेंटर बनाया और यहाँ पे हम वो करते हैं सारा निज़ाम। तो 14 अगस्त के हवाले से लोग यहाँ पे क्राउड तो बहुत होगा, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस इसकी और मजीद करे और इस पे अमल करवाए, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली करवाए। इस पे हुकूमत को भी ताउन करने की ज़रूरत है, कारोबारी हल्कों को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, और सयाह जो वहाँ पर पहुँचे वो भी अगर वैक्सीनेटेड हों, SOPs पर अमल दरामद करें, तो हुकूमत को भी मुश्किलात नहीं हो सकती और सयाहत का जो शोबा है उसको भी फ़रोग़ मिल सकता है। बहुत शुक्रिया उमैर जावेद अब्बासी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।